नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में अपन देखते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना ये 11 नवंबर को 51वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। अपने को पता है अभी जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं वो अभी रिटायर हो रहे हैं, तो अभी नए CJI बनेंगे 51वें संजीव खन्ना 11 नवंबर को शपथ लेंगे। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज में था, भारत इसका वापस अध्यक्ष चुना गया है। अभी इसमें क्या है कि ये वैश्विक संगठन है, 2015 में इसकी स्थापना हुई। सौर ऊर्जा के प्रचार प्रसार व उपयोग हेतु भारत और फ्रांस के बीच में ये साझेदारी है। उन्होंने ये मंच बनाया और सभी देश धीरे धीरे इससे जुड़ने लगे। कुल मिला के इसका काम ये है कि सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग और उसका प्रचार प्रसार करना है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका हेडक्वार्टर भारत में ही गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। ये बात है COP21 की। COP21 जब फ्रांस पेरिस में हो रहा था तब फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद और मोदी जी ने मिलकर ये संगठन बनाने की योजना सोची थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा प्रोत्साहन, सुरक्षा, टिकाऊ विकास और जलवायु प्रदूषण का समाधान के रूप में इसको देखा जाता है। ऐसे ही COP29 विश्व पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन, ये COP29 इम्पोर्टेंट है। ये अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर को होगा। अपन ने बात करी न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट की, तो अपन इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका संविधान में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के बीच में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ। प्रीवी काउंसिल किसको बोलते हैं? अपील का सर्वोच्च न्यायालय व फेडरल कोर्ट। पहले ब्रिटिश काल में इसको फेडरल कोर्ट इसी को बोलते थे, जो सुप्रीम कोर्ट बन गया, मतलब संघीय न्यायालय। अपील का सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों का स्थान किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने लिया। आर्टिकल अपने को पता है 124 से 147 के बीच में है। तो आर्टिकल 124 क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर उस समय लिखा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन संसद को यह शक्ति दी गई थी कि भाई आप न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हो। तो आज वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार टोटल 34 न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जैसे अभी संजीव खन्ना साहब बनेंगे, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है। अब परामर्श शब्द है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन निकल के आई, अलग अलग वाद आए। तो प्रथम न्याय, इस परामर्श शब्द को अपन समझते हैं कि परामर्श क्या है, कि भाई राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है, परामर्श बाध्यकारी है कि नहीं, ये सब अपन देखते हैं। तो प्रथम न्यायाधीश वाद, ये वाद 1982 में आया। इसको बोलते हैं SP गुप्ता बनाम भारत संघ वाद। पूछ लेगा, क्वेश्चन मिलान करवा लेगा, SP गुप्ता बनाम भारत संघ वाद, प्रथम न्यायाधीश वाद 1989। इसमें जो आर्टिकल 124 है उसकी व्याख्या की गई, परामर्श की शब्द की व्याख्या की गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परामर्श का तात्पर्य है राष्ट्रपति व CJI के बीच में विचारों का आदान प्रदान, केवल आदान प्रदान। इसके तहत CJI के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होगी, अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करेगा, जो अभी प्रचलन में नहीं है। ये प्रथम न्यायाधीश वाद, इसमें कुल मिला के ये बात कही, याद भी नहीं रखना आपको, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आइडिया रखना है। इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, जो अभी ये चलन में नहीं है। फिर आया सेकंड न्यायाधीश वाद 1993 में। इसमें एक शब्द, एक व्यवस्था प्रचलन में आई, कोलिजियम व्यवस्था। कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है कि एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में कोई भी अन्य वरिष्ठ 2 न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को सलाह दे कि भाई किसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना है। तो एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश, ये व्यवस्था कोलिजियम व्यवस्था है। ये व्यवस्था यहाँ पर आई, नाम 1998 में आया। कोलिजियम व्यवस्था का नाम कब आया? 1998 में, लेकिन ये व्यवस्था तो सेकंड न्यायाधीश वाद में ही आ गई थी। तो पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया, भाई मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देगी, सलाह तो कौन देगा? सलाह तो मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ में 2 अन्य न्यायाधीश ही सलाह देंगे। तो इसमें क्या कहा गया? CJI व सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश
राष्ट्रपति को सलाह देंगे, ये सलाह बाध्यकारी है, इसको कोलिजियम व्यवस्था बोला गया, शब्द 1998 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सीजीआई की नियुक्ति वरिष्ठतम न्यायाधीशों के रूप में होनी चाहिए। अब इसी में एक बात कही गई, जो सीजीआई बनता आदमी, जो सीजीआई जैसे चंद्रचूड़ साहब रिटायर हुए, इनके बाद में जो सीजीआई बनेगा वो वरिष्ठतम न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब उम्र में या अनुभव में सबसे बड़ा होना चाहिए। तो फिर विधि आयोग ने 1958 में बोला कि भाई वरिष्ठतम से मतलब नहीं है, योग्यता उसकी एकमात्र आधार होना चाहिए, मतलब योग्य आदमी होना चाहिए, उसको ही सीजीआई मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश चयनित किया जाना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं तृतीय न्यायाधीशवाद, जो आज तक प्रचलन में है, 1998 में आया। इसी में कोलिजियम व्यवस्था दी गई, स्पष्ट कोलिजियम व्यवस्था। इसमें कहा गया एक वरिष्ठ न्यायाधीश, एक सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ये मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि कौन भारत का सीजीआई होगा या फिर कौन अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे। अब इनमें से अगर 2 व्यक्ति भी असहमत है तो भारत का न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति उसको मना बाध्यकारी नहीं है, वो मना कर सकता है। लेकिन अगर इन्होंने सहमति के साथ दिया नाम तो राष्ट्रपति को उसको नियुक्ति करनी पड़ेगी। वही बात इसमें लिखी हुई है कि एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कोलिजियम व्यवस्था में राष्ट्रपति को न्यायाधीश की नियुक्ति की सलाह देंगे। ये सलाह मान्य बाध्यकारी होगी, मान्य होगी। यदि 2 सदस्य कोई भी असहमत है तो मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। तो पहली बार कोलिजियम शब्द का उपयोग 1998 में थर्ड न्यायाधीशवाद में किया गया। बाद में कोलिजियम की आलोचना करने लगे कि भाई साहब कोलिजियम से क्या हो रहा है, भाई SC ST OBC इनको तो मिल ही नहीं रहा वहाँ प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में, और भाई भतीजावाद है, और एक बंद व्यवस्था है, बाहर किसी को चर्चा ही नहीं होती, किसको ये मुख्य न्यायाधीश बनाने जा रहे हैं, किसी को न्यायाधीश बनाने जा रहे हैं। तो इस सबसे आलोचना हुई। तो 19वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें NJAC एक संवैधानिक बॉडी बनाई गई, राष्ट्रीय न्यायिक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। जब ये बना, इसके अंदर 6 सदस्यीय आयोग बना, लेकिन जब फिर कोर्ट वालों ने या न्यायाधीशों ने इसको नहीं माना तो इसको वॉइड करार दिया गया। 19वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने शून्य करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, आप सब लोग मिलकर हमारे न्यायाधीश को नहीं चुन सकते, हमारा न्यायाधीश हमारे में से हम ही चुनेंगे, कोलिजियम व्यवस्था के द्वारा ही चुना जाएगा। अब वही प्रक्रिया लागू होती है, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर किसी राष्ट्रपति को नाम बताते हैं और वो भारत का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं। फिर बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता की कि भाई कौन आदमी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। वो 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति के नजर सिद्ध ख्यात विधिवेता हो। कार्यकाल पता है न्यायाधीश का, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक वो अपनी सीट पर रह सकता है। अब पद से कैसे हटाया जा सकता है? 2 आधार हैं, उनके आधार पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। एक तो अक्षमता, दूसरा सिद्ध कदाचार। ये संविधान में लिखे हुए 2 आधार है। अब क्या होगा, हटाने के लिए क्या होगा, पहले लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन में प्रस्ताव जाएगा। लोकसभा में तो 100 प्रस्तावक चाहिए और राज्यसभा में 50 प्रस्तावक चाहिए। अब ये प्रस्ताव गया राज्यसभा या लोकसभा में, तो सदन का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष इसको स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अस्वीकार करेगा तो वही बंद हो जाएगा, स्वीकार करेगा तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो मान लो अध्यक्ष या सभापति ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लेगा तो वो अपने सदन में, जैसे लोकसभा वाला है तो लोकसभा के सदन में, राज्यसभा वाला तो राज्यसभा के सदन में 3 सदस्यीय समिति बनाएगा, और जो मुख्य न्यायाधीश है उस पर जो लगे आरोप है अक्षमता व सिद्ध कदाचार के, उनके ऊपर समिति बनाएगा। उसको बोलेगा कि भाई आप रिपोर्ट दो कि आरोप सही है क्या। तो ये बात होगी। 3 सदस्यीय समिति बना ली। फिर इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा, या अन्य न्यायाधीश होंगे, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, या तीसरा कोई प्रख्यात विधिवेता इस समिति में होंगे। ये समिति निर्णय करेगी। अगर आरोप सही है तो सदन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी। अभी तक मैंने आपको जो प्रोसेस बताई इसका न्यायिक अवलोकन हो सकता है। मतलब
इसका न्यायपालिका इसको अपने पास बुलाकर इसकी समीक्षा कर सकती है। इसके बाद में जो भी प्रोसेस होगी उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। इसके बाद में क्या होगा, ये जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिए, समिति ने रिपोर्ट दे दी, उसके बाद में प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अलग अलग बारी बारी पारित होंगे। विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत में दो चीजें होती है, एक तो पूर्ण बहुमत मतलब कुल सदस्यों का बहुमत, एक उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये विशेष बहुमत होता है। इससे पारित हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाने के लिए आदेश जारी कर देंगे। इस प्रकार न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। आगे का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।